हेलो दोस्तों, तो आज जो है ना क्लास 10th हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 7 है, जो कि यह लास्ट क्लास है। चैप्टर 2 का लास्ट क्लास है हिस्ट्री का, जिसका नाम है समाजवाद एवं साम्यवाद। आज इस चैप्टर का लास्ट क्लास है। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोग करेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, हम लोगों ने चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ लिए, फिर उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न कर लिए हैं। उसके बाद हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को करके इस चैप्टर को समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसमें जरूर जुड़ जाइए। ठीक है, आपको उसमें ये सभी चीजें मिलेगा। ठीक, और चैप्टर 2 में कुल 7 क्लास होगा आज का मिलाकर। तो 6 क्लास तो पहले हो चुका है, आज 7 क्लास है, तो 7 क्लास पूरा मिलाकर होगा। यदि नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट बना दिए हैं चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का। ठीक है, एक ही साथ में। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न है रूसी क्रांति के कारणों की विवेचना करें। हम इसमें ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, बस थोड़ा थोड़ा आपको बता देंगे ताकि आपको बुझा जाए। ठीक है, चूंकि हम ये सब समझा दिए हैं। ठीक, इसमें बस केवल बताना है। ठीक, पॉइंट बाय पॉइंट तो हम सब समझा दिए हैं। तो कह रहा है रूसी क्रांति क्या है, रूसी क्रांति के कारणों की विवेचना करें। तो पहला इसमें क्या लिखा गया है कि पहला है कि जार की निरंकुशता एवं अयोग्य शासन। अगर यही क्वेश्चन लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछता तो आप केवल एक जार की निरंकुशता एवं अयोग्य शासन और दूसरा में मजदूरों की दयनीय स्थिति, ये दोनों लिखकर छोड़ देते। लेकिन यह 5 नंबर वाला प्रश्न है। ठीक है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, इसलिए इसमें सभी का चर्चा होगा। ठीक है, 7 चीजें का चर्चा होगा जिसमें हम आपको बताएंगे। जैसे पहला है जार की निरंकुशता एवं अयोग्य शासन। तो इसमें क्या कहता है, जार निकोलस द्वितीय के शासनकाल में रूस में क्रांति हुआ था। ठीक है, या हम आपको बता दिए जार निकोलस द्वितीय के देवी के अधिकारों में विश्वास रखता था। कहने का अर्थ है कि वो भगवान पर विश्वास करता था कि भगवान जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। लेकिन ऐसा तो नहीं होता है, जब तक खुद से मेहनत नहीं किया जाएगा तब तक तो नहीं ना होगा। उसे आम लोगों की सुख दुख की चिंता, कतई चिंता नहीं थी। आम लोगों को क्या हो रहा है, सुख है कि दुख है, उसका कोई चिंता नहीं था। उसको जार ने जो अफसरशाही बनाई थी, जार ने जो अफसरशाही, जो जार का जो अफसर था, जो सब कुछ देख रेख करता था, वह अस्थिरतर, जड़ और अकुशल थी। ठीक है, वो क्या थी, अस्थिरतर, जड़ और अकुशल थी। कहने का अर्थ क्या है, वो भी योग्य नहीं था अफसर बनने का। ठीक है, वो भी मतलब कोई भी अच्छा से काम नहीं करता था। ठीक है, नियुक्ति का आधार योग्यता नहीं थी। ठीक है, नियुक्ति का आधार क्या करे, योग्यता नहीं थी। अब मान लीजिए कोई इतना बड़ा एग्जाम यदि क्रैक कर ले और उसके पास ज्ञान नहीं हो, बुद्धि नहीं हो, तो वो योग्यता किस काम का। तो इसीलिए नियुक्ति का आधार योग्यता नहीं थी। अतः गलत सलाहकारों के कारण जार स्वेच्छाचारिता बढ़ती गई और जनता की स्थिति बद से बदतर हो गई। ठीक है, तो ये था जार की निरंकुशता एवं अयोग्य शासन। निरंकुशता कहने का अर्थ है जिस पर किसी का अंकुश नहीं हो, जो खुद के विचारों से चलता हो, जो अपने मर्जी से चलता हो। और अयोग्य कहने का अर्थ है जो राजा बनने योग्य नहीं होता है, उसे ही हम अयोग्य कहते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरा। उसी प्रश्न का दूसरा पॉइंट है कि कृषकों की दयनीय स्थिति। तो रूस के किसानों के पास बहुत छोटे छोटे खेत थे। ठीक है, जिन पर वे क्या करते थे, पुराने ढंग से खेती करते थे। ठीक है, उनके पास पूंजी का अभाव नहीं था। नहीं, उनके पास पूंजी का अभाव था। ठीक है, उनके पास रुपया नहीं था तथा वो करों के बोझ से दबे हुए थे। पहले के राजा क्या करते थे, करों के रूप में क्या करते थे, फसल जो होता था उसका, धान होता था तो धान लेते थे, फिर गेहूं होता था तो गेहूं लेते थे। ठीक है, ऐसे में किसानों के पास क्रांति के सिवाय कोई चारा नहीं था। ठीक है, तो ये दूसरा पॉइंट है। अब देखिए तीसरा पॉइंट में है कि मजदूरों की दयनीय स्थिति। तो रूस में मजदूरों की अत्यंत दयनीय स्थिति थी। मजदूरों का भी उन्हें अधिक काम करना पड़ता था, लेकिन उन्हें अधिक काम करना पड़ता था, 12 से नहीं 18 घंटे तक काम करना पड़ता था, परंतु उनकी मजदूरी काफी कम थी। इतना कम थी जिसके लिए कुछ कहा नहीं जा सकता है। उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था। जब सारे मजदूर काम करके रुपया लेने जाते थे तो उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था। अतः वे अपनी स्थिति से संतुष्ट नहीं थे। मजदूरों के पास कोई राजनीतिक भी अधिकार नहीं था कि वे अपनी मांगों के समर्थन में हड़ताल भी कर सकते थे। ठीक है, तो ये तीसरा पॉइंट है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट देखिए कि कह रहा है कि औद्योगिकरण की समस्या। ठीक है, तो रूस में यहाँ पर रूसी औद्योगिकरण पश्चिमी पूंजीवादी औद्योगिकरण से भिन्न था। मतलब क्या, अलग था। रूस में जो औद्योगिकरण था वो पश्चिम की ओर जो था वो पूंजीवादी औद्योगिकरण, मतलब जिस एक हाथ में यदि एक व्यक्ति के हाथ में शक्ति होता है उसे ना पूंजीवादी कहते हैं। तो पूंजीवादी औद्योगिकरण से क्या था, अलग था। यहाँ कुछ ही क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उद्योगों का संकेंद्रण भिन्न था।
संकेंद्रण क्या था, भिन्न था मतलब अलग था। यहाँ राष्ट्रीय पूंजी का अभाव था, अतः उद्योगों के विकास के लिए विदेशी पूंजी पर निर्भरता बढ़ गई थी। ठीक है, विदेशी पूंजी मतलब दूसरे देश की पूंजी, रुपया पर निर्भरता बढ़ गई थी। पूंजी का मतलब क्या है, रुपया। तो विदेशी पूंजीपति आर्थिक शोषण को बढ़ावा दे रहे थे। ठीक है, जो दूसरे देश के जो लोग थे वो सब क्या कर रहे थे, पूंजीपति आर्थिक शोषण को बढ़ावा दे रहे थे। ठीक है, तो ये चौथा पॉइंट है। 5 नंबर पॉइंट कहता है रूसीकरण की नीति, मतलब जो रूस में एक नीति लागू हुआ था जो कि हम आपको बताए थे। तो सोवियत रूस क्यों उसका नाम पड़ा, क्योंकि उसमें बहुत सारे देश मिलकर एक रूस बना था जिसे सोवियत रूस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, शॉर्टकट में USSR के नाम से जाना जाता है। तो जो रूस था वो विभिन्न राष्ट्रीयताओं का देश था। ठीक है, उसमें कई राष्ट्र थे, यहाँ मुख्य रूप से सलाव जाति के लोग रहते थे। क्या मुख्य रूप से सलाव जाति के लोग रहते थे। इसके अतिरिक्त फील, पोल, जर्मन, यहूदी आदि अन्य जातियों के लोग भी थे। ठीक है, ये भी लोग थे, लेकिन मेन रूप से इनकी संख्या अधिक थी, इसीलिए इनका गणना होता था। ठीक है, ये अभी भिन्न भिन्न भाषा बोलते थे। ठीक है, अलग अलग ये सभी भाषा बोलते थे। ठीक है, इनका रस्म रिवाज भी भिन्न भिन्न था, मतलब इनका जो संस्कृति था, ठीक है, इनका जो संस्कृति था वो भी भिन्न भिन्न यानी अलग अलग था। परंतु रूस के अल्पसंख्यक मतलब जो कम संख्या होता है, कम संख्या पर समूह जार निकोलस द्वितीय द्वारा, मतलब जो वहाँ का जो राजा था निकोलस द्वितीय, वो कम जिसकी संख्या थी ना जाति की, उस पर जारी की गई रूसीकरण की नीति से परेशान था। मतलब ये जार निकोलस द्वितीय क्या किया, ये कम संख्या वाले जो लोग थे उन्हीं पर रूस की सारी नीति लागू कर दिया। जैसे कौन कौन सा नीति, तो जैसे सभी लोगों पर शिक्षा का नीति, संस्कृति का नीति, भाषा का नीति, ये सभी क्या किया, कम लोगों पर ही लागू कर दिया। अब देखिए, आपसे पूछा जाएगा कि आप स्वतंत्र रहना चाहते हैं, मतलब ऐसे कि किसको नहीं मन करता है कि स्वतंत्र रहने का। तो स्वतंत्र कब रहा जाएगा, जब खुद से अपना मर्जी से कोई भाषा बोल रहे हैं, कोई शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, तब ना उसे स्वतंत्र कहेंगे। तो वही था कि सारा चीज किस पर, केवल कम जनसंख्या वाले मतलब इन लोगों पर, फील, पोल, जर्मन, यहूदी पर लाद दिया। ठीक है, जिसके कारण क्या हुआ, इससे अल्पसंख्यकों में हलचल मच गई। ठीक है, जिसकी कम संख्या थी उसमें हलचल मच गई। 1863 में क्या हुआ, इस नीति के विरुद्ध पोलो ने विद्रोह किया। क्या किया पोलो ने, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पोल जाती है, तो जिसकी कम संख्या थी उन्होंने क्या किया, विरोध किया, जिसके कारण उनका निर्दयता पूर्वक दमन किया गया। दमन मतलब शोषण किया गया, निर्दयता पूर्वक, कोई अंदर से दया की भावना नहीं, और क्या किया गया, दमन किया गया, यानी कि शोषण किया गया। इस प्रकार रूसी राजतंत्र के प्रति उनका आक्रोश बढ़ता जा रहा था। रूस का जो राजतंत्र था उसके प्रति क्या हुआ, ये जो कम जनसंख्या वाले लोग थे इनका आक्रोश बढ़ता जा रहा था। ठीक है, 6 नंबर पॉइंट कहता है कि विदेशी घटनाओं का प्रभाव। रूस में क्या था, विदेशी घटनाओं का प्रभाव था। जैसे 1904 से 5 में रूस जापान युद्ध में रूस की पराजय हो गया। ठीक है, 1904 से 5 में एक युद्ध होता है जापान से, और उससे क्या होता है, रूस पराजित हो जाता है। इस पराजय से रूस की महानता भ्रम टूट गया। इससे क्या हुआ, रूस की जो महानता था कि रूस इतना बड़ा देश है, जिसके कारण अब उसमें हार गया, तो उसका भ्रम टूट गया। यह क्या था, और लोग समझने लगे कि अच्छा, ये तो रूस केवल कहने, सब लोग कहता है कि ये बड़ा देश है, लेकिन है नहीं वह एक्चुअल में। इसीलिए क्या हुआ, भ्रम टूट गया, मतलब एक भ्रम था उन लोगों के। इस पराजय के कारण 1905 में रूस में क्रांति हो गई। और ये बात सही है कि हाँ, रूस बड़ा देश है और एक छोटे देश से वो क्या हो गया, पराजित हो गया। ठीक है, तो इस पराजय के कारण क्या हुआ, रूस का जो जनता था वो क्रांति कर दिया। ठीक है, 1905 में। 7 नंबर पॉइंट करता है कि प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला था, जिसमें क्या हुआ, उसकी पराजय हो गया। तो जार निकोलस द्वितीय प्रथम विश्व युद्ध में व्यस्त हो गया था। ठीक है, जार निकोलस जो द्वितीय वहां का राजा था वो प्रथम विश्व युद्ध में व्यस्त हो गया था। ठीक है, उसी के काम में था। लेकिन उसकी जो पत्नी थी जरीना जिसका नाम था, और उसका जो गुरु था रासपुटिन, ये दोनों का आपस में चक्कर चल रहा था। ठीक है, ये दोनों का आपस में चक्कर चल रहा था, और ये जो रासपुटिन था ये षड्यंत्र करने का इसको मौका मिल गया। क्यों मिला, क्योंकि इसका जो वहाँ का राजा था जार निकोलस द्वितीय, ये तो प्रथम विश्व युद्ध में व्यस्त था, लेकिन जरीना उसकी पत्नी और जो गुरु रासपुटिन था, इसको षड्यंत्र करने का मौका मिल गया। ठीक है, जिसके कारण राजतंत्र की प्रतिष्ठा और भी गिर गई। ठीक है, तो ये रहा पहला नंबर प्रश्न। ठीक है, देख रहे हैं ना कितना है, इसीलिए कर रहे हैं कि आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, 1 से लेकर कितना था, 7 नंबर पॉइंट तक बताएं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं दूसरे प्रश्न को, और ये सारे पॉइंट आपको लिखना है। ठीक है, बोर्ड में। ठीक, कम से कम 4 तक जरूर या 5 तक जरूर लिखिएगा, यदि प्रश्न में पूछेगा तो। ठीक है, उसके अगला है कि नई आर्थिक नीति क्या है। जैसे कि लेनिन ने क्या था, 1921 में क्या किया था, लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा किया था। ठीक है, लागू किया था। तो लेनिन ने 1921 में नई आर्थिक नीति की घोषणा की, जिसकी प्रमुख बातें क्या है, निम्नलिखित है।
पहला पॉइंट कहता है किसानों से अनाज लेने के स्थान पर एक निश्चित कर लगाया गया। ठीक है, किसान से जो अनाज लिया जा रहा था उसके स्थान पर क्या किया गया, एक निश्चित कर लगाया गया, एक निश्चित टैक्स लेने को लगाया गया। और वो टैक्स ले लेने के बाद बचा हुआ जो अनाज होगा वह किसान का होगा। ठीक है, वो जो बचेगा कि अनाज वो किसका होगा, किसान का होगा। और इसका वह क्या कर सकता है, मनचाहा इस्तेमाल कर सकता है। ठीक, दूसरा नंबर पॉइंट कहता है कि 20 से कम कर्मचारी वाले उद्योगों को व्यक्तिगत रूप से चलाने का अधिकार मिल गया। ठीक है, जो 20 से जिस उद्योग में 20 से कम कर्मचारी रहेंगे उसको व्यक्तिगत रूप से यानी कि अपनी मर्जी से चला सकते हैं। ठीक है, अधिकार उसमें मिल गया था। ठीक है, तीसरा एक उद्योगों का विकेंद्रीकरण, मतलब अलग अलग जगह कर दिया गया। निर्णय क्रियान्वयन के बारे में विभिन्न इकाइयों पर भी छूट दी गई। ठीक है, और 4 में है कि विदेशी पूंजी भी सीमित तौर पर आमंत्रित की गई। ठीक है, ये भी नई आर्थिक नीति में लेनिन ने यह भी घोषणा किया कि कुछ उद्योग क्या रहेंगे, विदेशी भी रहेंगे। 5 में है कि व्यक्तिगत संपत्ति और जीवन की बीमा राजकीय किया गया। ठीक है, मतलब देश के अनुसार किया गया। ठीक, तो हम अपने तरीके से तो थोड़ा मोड़ा बता दे रहे हैं। ठीक है, यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप पूरा वीडियो देखिए। ठीक है, जो जिसमें चैप्टर पढ़ाया गया है। ठीक है, चलिए अब तीसरे प्रश्न को देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, यहाँ पर तीसरा नहीं लिखा गया। ठीक है, आप लिख लीजिएगा कि रूसी क्रांति के प्रभाव। रूसी क्रांति के प्रभाव क्या पड़ा, तो उसके नीचे आप लिख लीजिएगा रूसी क्रांति के प्रभाव निम्नलिखित है। ठीक है, छूट गया। ठीक, चलिए पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं कि इस क्रांति के पश्चात श्रमिक अथवा मजदूर वर्ग को सत्ता स्थापित हो गई। ठीक है, मजदूर वर्ग के हाथ में क्या हुआ, सत्ता आ गया तथा इसके अन्य क्षेत्रों में भी आंदोलन को प्रोत्साहित हुआ। ठीक है, मतलब रूस के आसपास जो भी देश थे वो भी क्या हुआ, उससे प्रभावित हुए। ठीक है, और क्या हुए, प्रभावित होकर क्रांतियां करने लगे। ठीक है, जो दूसरे देश थे। दूसरा पॉइंट है कि रूसी क्रांति के बाद विश्व विचारधारा के असर पर 2 खेमों में विभाजित हो गया, एक साम्यवादी विश्व और एक पूंजीवादी विश्व। ठीक है, जिस साम्यवादी जिसमें सरकार के हाथ में शक्ति होता है, पूंजीवादी जिसमें एक व्यक्ति के हाथ में शक्ति होता है। इसके पश्चात यूरोप भी 2 भागों में विभाजित हो गया, एक पूर्वी यूरोप और एक पश्चिमी यूरोप। यूरोप महादेश के अंतर्गत रूस आता है, तो क्या हुआ, यूरोप जो था वो 2 भागों में विभाजित हो गया, एक पूर्वी यूरोप हो गया, एक पश्चिमी यूरोप। ठीक है, तो ये दूसरा पॉइंट है। ठीक, उसके बाद है कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात पूंजीवादी विश्व। द्वितीय विश्व युद्ध 1945 तक चला था। ठीक है, 1945 तक। तो क्या हुआ, विश्व युद्ध तथा पूंजीवादी विश्व पश्चात, मतलब क्या, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात करने का अर्थ क्या है कि बाद में, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में पूंजीवादी विश्व और सोवियत रूस के बीच शीत युद्ध की शुरुआत हुआ। मतलब कहने का अर्थ है अमेरिका और रूस के बीच क्या हुआ, शीत युद्ध की शुरुआत हुआ। अब शीत युद्ध के बारे में हमने आपको बताया था कि यह एक वैचारिक युद्ध होता है। इसमें एक्चुअल में युद्ध नहीं होता है बल्कि काल्पनिक रूप से होता है, विचारों का युद्ध होता है। और आगामी 4 दशकों तक दोनों खेमों के बीच शस्त्रों की होड़ चलती रही। मतलब 4 दशक, मतलब 10 वर्ष होता है। ठीक है, तो 4 दशक 1946 से लेकर 1991 तक। ठीक है, 1991 तक चला था। ठीक, ये वैचारिक युद्ध कब से कब तक चला था, 1946 से 1991 तक चला था। ठीक है, लगभग 4 दशक तक। ठीक, चलिए देखते हैं अगला पॉइंट कहता है कि रूसी क्रांति के पश्चात आर्थिक आयोजन के रूप में एक नवीन आर्थिक मॉडल आया। आगे पूंजीवादी देशों ने भी परिवर्तित रूप से इस मॉडल को अपना लिया। ठीक है, आगे चल के क्या हुआ, दूसरे भी जो देश थे, पूंजीवादी जो देश थे जहाँ पे सारे चीज प्राइवेट थे, वह भी देश क्या किए, इस मॉडल को अपना लिया आर्थिक आयोजन का। ठीक है, उसके बाद है कि इस क्रांति की सफलता ने एशिया और अफ्रीका के उपनिवेश मुक्ति को भी प्रोत्साहित दिया। ठीक है, इस क्रांति ने, मतलब जो रूसी क्रांति था वो एशिया मतलब भारत देश जिसमें आता है। ठीक है, और अफ्रीका, ये दोनों क्या है, महादेश है। इसके उपनिवेश मुक्ति को भी प्रोत्साहित किया। जो भी देश दूसरे देश पर कब्जा किए थे तो उनको क्या हुआ, जो जिस देश पर कब्जा किए थे ना उनको प्रोत्साहित हुआ। वो भी सोचे कि हम भी निकल सकते हैं, हम भी मुक्ति पा सकते हैं दूसरे देश से। ठीक है, जो भी देश कब्जा किए थे, क्योंकि सोवियत रूस की साम्यवादी सरकार ने एशिया और अफ्रीका के देशों में होने वाले राष्ट्रीय आंदोलन वैचारिक समर्थन प्रदान किया। वैचारिक समर्थन करने का क्या अर्थ है, विचार से समर्थन प्रदान किया। ठीक है, विचार से लोगों को जाकर समझाया। ठीक है, जो भी रूस देश था। ठीक है, अगला प्रश्न 4 नंबर है कि कार्ल मार्क्स के जीवनी सिद्धांतों का वर्णन करें। ठीक है, कार्ल मार्क्स के क्या जीवनी सिद्धांतों का वर्णन करें। कल हमने आपको बताए थे 2 नंबर के प्रश्न में भी कार्ल मार्क्स के बारे में कुछ लिखवाए थे। ठीक है, लेकिन आज दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में देखिए कितना लिखना है कि कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 को जर्मनी के राइन प्रांत के ट्रियर नगर में हुआ था। ठीक है, ट्रियर नगर के यहूदी परिवार में हुआ था। कार्ल मार्क्स के पिता कौन थे, हेनरिक मार्क्स थे। कार्ल मार्क्स के पिता का नाम क्या था, हेनरिक मार्क्स था, जो एक क्या थे, प्रसिद्ध वकील थे। कार्ल मार्क्स बोन विश्वविद्यालय और बर्लिन विश्वविद्यालय में सिर्फ क्या किया, विधि की शिक्षा करने का अर्थ है क्या, कानून की शिक्षा ग्रहण किए थे। ठीक है, कार्ल मार्क्स हेगेल के विचारों से प्रभावित थे। कार्ल मार्क्स किसके विचारों से, हेगेल एक वैज्ञानिक थे जिनके विचारों से प्रभावित थे।
ठीक है, वैज्ञानिक नहीं कर सकते हैं, वो भी मतलब जिनके पास थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, लेकिन किनके विचारों से? तो हेगल के विचारों से प्रभावित, ठीक है। और 1843 में क्या हुआ, कार्ल मार्क्स ने अपनी बचपन के मित्र जेनी से विवाह किया था, ठीक है। बचपन की एक मित्र थी जिनसे क्या हुआ, कार्ल मार्क्स ने विवाह किया, और कार्ल मार्क्स ने मोंटेस्क्यू और रूसो के विचारों का अध्ययन किया। मतलब क्या अध्ययन, मतलब क्या पढ़े, ठीक है, गहराई से। तो और 1844 में क्या हुआ, कार्ल मार्क्स की मित्रता एक एंगल्स से हुई, और मार्क्स और एंगल्स ने मिलकर क्या हुआ 1848 में 1848 में क्या हुआ, साम्यवादी घोषणा पत्र प्रकाशित किए, ठीक है, प्रकाशित किए। कार्ल मार्क्स को आधुनिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। कार्ल मार्क्स को क्या जाता है, आधुनिक समाजवाद का जनक कहा जाता है, ठीक। कार्ल मार्क्स ने 1867 में 1867 में क्या किया, दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना की, जिसे समाजवादियों की बाइबल कहा जाता है, ठीक है। कार्ल मार्क्स ने 1867 में क्या किया, एक दास कैपिटल पुस्तक की रचना किया, जिसे समाजवादियों की बाइबल कहा जाता है, ठीक है। और इसी पुस्तक के चलते क्या हुआ, लोगों के मन में क्रांतियां करने का, अपने देश के प्रति प्रेम की भावना जगा, ठीक है। कार्ल मार्क्स के चलते ही, इसी पुस्तक के चलते कार्ल मार्क्स एक पुस्तक की रचना की जिसका नाम है दास कैपिटल, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। अगला जो है उसी में कहा है कि कार्ल मार्क्स के सिद्धांत थे, जो कि द्वंदात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, मूल्य अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, राज्यहीन और वर्गहीन समाज की स्थापना, ठीक है। तो 5 नंबर में यदि पूछेगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, तो आप जरूर इसका इतना जवाब दीजिएगा, ठीक है। लास्ट प्रश्न है, यूटोपियन समाजवादी के विचारों का वर्णन करें, ठीक है। यूटोपियन समाजवादी हमने आपको बताया था कि एक यूटोपियन समाजवादी है और एक वैज्ञानिक समाजवादी। कार्ल मार्क्स के बाद के जो समाजवादी थे, ठीक है, उनको क्या किया गया, वैज्ञानिक समाजवाद, जबकि यूटोपियन समाजवादी किसे कहा गया, जो कार्ल मार्क्स से पहले के थे, ठीक है। तो यूटोपियन समाजवादी के विचार निम्नलिखित है, कर रहे हैं ना, विचारों का वर्णन करें तो क्या है, विचार निम्नलिखित है। सबसे पहला हमने आपको बताया था सेंट साइमन थे। सेंट साइमन क्या थे, प्रथम यूटोपियन समाजवादी विचारक सेंट साइमन थे, ठीक है, प्रथम ये थे, ठीक। उनका मानना था कि राज्य एवं समाज को इस ढंग से संगठित करना चाहिए कि लोग एक दूसरे के शोषण के बदले प्रकृति का वर्णन करें, ठीक है। समाज को एक दूसरे के शोषण नहीं करे, बल्कि प्रकृति का वर्णन करे। समाज को निर्धन यहाँ पर, ठीक है, गलत है, निर्धन वर्ग के भौतिक एवं नैतिक उत्थान के लिए कार्य करना चाहिए, ठीक है। जो निर्धन वर्ग के लोग थे, उनको भौतिक एवं नैतिक उत्थान के लिए क्या करना चाहिए, काम करना चाहिए। उसने घोषित किया कि प्रत्येक को उसके क्षमता के अनुसार तथा प्रत्येक को उसके कार्य के अनुसार आगे, यही नारा समाजवाद का मूलभूत नारा बन गया, ठीक है। प्रत्येक को क्या, उसके क्षमता के अनुसार, उसका क्षमता कितना है उसके अनुसार काम मिलना चाहिए, और प्रत्येक को उसके कार्य के अनुसार उसको रुपया मिलना चाहिए, ठीक है। इस नारा का मतलब यही है, ठीक है। प्रत्येक को जितना उसका क्षमता है वैसे उसको कार्य मिलना चाहिए, और जैसा उसका कार्य मिला वैसा उसको रुपया भी मिलना चाहिए अनुसार, यही नारा क्या हुआ, समाजवाद का मूलभूत नारा बन गया, ठीक है। अब दूसरे व्यक्ति के बारे में देखिए कि चार्ल्स फॉरियर, जो दूसरे थे व्यक्ति, यूटोपियन विचारक चार्ल्स फॉरियर आधुनिक औद्योगिक विवाद का विरोधी थे, ठीक है, तथा उनका मानना था कि श्रमिक को छोटे नगर अथवा कस्बों में काम करना चाहिए, ठीक है। इनका क्या मानना था कि जो श्रमिक लोग थे और जो छोटे नगर, श्रमिक लोग क्या, छोटे नगर तथा कस्बों मतलब होता है गाँव में काम करना चाहिए। उसने किसानों के लिए एक फलांगस बनाए जाने की योजना रखी, परंतु यह योजना असफल हुई, ठीक है। कौन सा योजना, तो फलांगस एक योजना बनाया जिसको जो भी क्या हुआ, असफल हो गया, ठीक है। तीसरा में देखिए कि लुई ब्लॉ फ्रांसीसी यूटोपियन चिंतकों में एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो कि राजनीति में भी हिस्सा लिए थे, जो लुई ब्लॉ थे, ठीक है, राजनीति में भी हिस्सा लिए थे जो लुई ब्लॉ थे, ठीक है, जो कि यूटोपियन समाजवादी में एक ही ऐसे व्यक्ति थे। उसके सुधार कार्यक्रम अधिक व्यवहारिक थे। इनका जो सुधार कार्यक्रम था वो अधिक व्यवहारिक था, बोलचाल की भाषा वाला। उसका मानना था कि आर्थिक सुधारों को प्रभावी कार्य बनाने के लिए पहले राजनीतिक सुधार आवश्यक है। इनका क्या मानना था कि आर्थिक सुधार से पहले राजनीतिक सुधार होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद चौथा में रॉबर्ट वुमन भी एक थे, जो कि चिंतक ब्रिटिश उद्योगपति रॉबर्ट वुमन था, ठीक है। चिंतक ब्रिटिश का था, ठीक है, उद्योगपति रॉबर्ट वुमन था। उसने स्कॉटलैंड के न्यू लोनार्क नामक स्थान पर एक फैक्ट्री की स्थापना की। रॉबर्ट वुमन ने क्या किया था, ब्रिटिश में एक फैक्ट्री की स्थापना की। इस फैक्ट्री में उसमें श्रमिकों को अच्छी वेतन अच्छी दिया जाएगा, वेतन की अच्छी सुविधा। और फिर उसने ऐसा महसूस किया कि कम मुनाफा कम होने के बजाय और बढ़ गया था।
ठीक है। अब आपका वेतन अच्छा से देंगे तो क्या वहां पर मजदूर अधिक काम करेंगे, तो क्या कह रहा है, अधिक काम करेंगे तो कम मुनाफा कम होने के बजाय और बढ़ गया, अतः वह निष्कर्ष पर पहुंचा कि संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक है। इनका क्या निष्कर्ष निकला कि संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक है। ठीक है, इनका कहना था कि संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक है, जबकि लुई ब्लॉ का क्या कहना था कि आर्थिक सुधार से पहले राजनीतिक सुधार होना चाहिए। ठीक है, और उसी प्रकार से ये पहला क्या था, यूटोपियन जो समाजवादी थे, सेन साइमन का क्या कहना था कि प्रत्येक को उसके क्षमता के अनुसार तथा प्रत्येक को उसको कार्य के अनुसार। ठीक है, तो याद रखिएगा कि किसने क्या कहा। ठीक है, किसका क्या मानना था, ये ऑब्जेक्टिव में हो सकता है कहीं पूछते। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में। ठीक है, 5 प्रश्न आपके बुक में पूछा हुआ था। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में अब किसी और चैप्टर को लेकर। ठीक है, बाकी यदि आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो जरूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, उसमें जरूर जुड़ जाइए, उसमें आपको ये सभी मिलेगा। ठीक है, यदि आपको थोड़ा सा भी इसमें दिक्कत है तो आप पूरा चैप्टर को पढ़िए, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है।